दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आपके सामने लिखा गया है DLED प्रथम सेमेस्टर विज्ञान, मैं आज उसी के परिप्रेक्ष्य में आपके सामने उपस्थित हूं। आज मेरा लेक्चर नंबर 3 है। ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर आपके सामने प्रोवाइड कर चुका हूं और आपसे यह उम्मीद भी करता हूं कि आपको पढ़कर मजा आया होगा। तो देखिए, मैं उसी के क्रम में आज आपके सामने यहाँ लिखा गया है DLED प्रथम सेमेस्टर। जैसा कि आपको ये भी पता है कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था भैया कि हमने लास्ट में मेरा जो लास्ट वाला टॉपिक था वो मैंने आपके सामने स्वपोषी और परपोषी पर बहुत विस्तृत लेक्चर मैंने आपके सामने दिया था। उसके पहले मानव निर्मित इत्यादि चीज़ें, प्राकृतिक वस्तुएं, बहुत सारी चीज़ों पर मैंने आपसे चर्चा किया भैया था और आज उसी के आगे मेरा लेक्चर कंटिन्यू होने वाला है। देखिए, आपने कहा कि सर आप मुझे नोट्स दीजिए। भैया मैं आपसे इसके लिए क्षमा चाहता हूं। अगर मैं आपको यहां से नोट्स प्रोवाइड करूंगा तो मेरा जो उद्देश्य है, मैं अपने उद्देश्य पर खरा नहीं उतर पाऊंगा। मेरे कहने का सेंस आपसे ये है कि अगर मैं यहाँ आपको एक एक टॉपिक लिखकर यहाँ से समझाने का प्रयास करूंगा तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा और मेरा यह उद्देश्य नहीं होता है कि आपको समय दिया जाए। समय तो हालांकि आपको दूंगा ही। मेरा सेंस ये है कि आपको समय देने से थोड़ा सा आपका समय बच जाए, यह उद्देश्य होता है। देखिए होता क्या है कि अगर नोट्स आप स्वयं बनाते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं लिखकर, जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया, और आप मेरे समझाए हुए के अकॉर्डिंग अगर आप नोट्स अपना तैयार करते हैं अपने हस्तलिखित से, तो आपको ज़्यादा मज़ा आता है। आप अपने लैंग्वेज को लिखेंगे वहाँ पर तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, और जब लिखेंगे तो लिखने में आधा लेक्चर तो आपका वैसे तैयार हो जाता है, ठीक ना। लिखते समय आपका आधा मैटर वैसे तैयार हो जाता है, और जब आप लिखने के बाद एक बार फिर रिवाइज करते हैं तो वह आपके 100% आपके दिमाग में फीड हो जाता है, फिर दोबारा कभी दिमाग से निकलने का नाम वो नहीं लेता है, ठीक ना। तो इसके लिए आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप नोट्स अपने हाथों से स्वयं बनाइएगा। आपको कहीं यार दिक्कत होती है किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट करिएगा, मैं अपने नेक्स्ट अगले वीडियो में आपकी समस्या का समाधान दे दूंगा, ठीक ना। चलिए, मैंने स्वपोषी और परपोषी के आगे मैं लेक्चर को अपने कंटिन्यू करता हूं। आपके सामने लिखा गया है भैया कि मृतोपजीवी, ठीक ना, मृतोपजीवी लिखा गया है और उसके आगे परजीवी लिखा गया है और लास्ट में नीचे लिखा गया है श्वसन, ठीक ना। तीनों अलग अलग चीजें हैं। मृतोपजीवी और परजीवी को एक दूसरे का उल्टा कहा जा सकता है, और इसके नीचे जो श्वसन रेड कलर में लिखा गया है, थोड़ा सा रेड कलर वाला हो सकता है, आपको क्लियर न दिखाई दे रहा हो। आज वीडियो की क्वालिटी भी थोड़ी सी कम होगी तो इसके लिए मुझे खेद है। तो देखिए, हालांकि आप इस पर नहीं ध्यान देंगे, आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे कि मैं बोल क्या रहा हूं, ठीक ना। मैं लिखने का प्रयास नहीं करूंगा, आप सिर्फ ओरल समझते हुए चलेंगे। मैं ऐसा बोलूंगा कि आप लिख भी सकते हैं, ठीक ना। देखिए, पहले बात आती है भैया कि मृतोपजीवी हम किसे कहते हैं, ठीक ना। मृतोपजीवी हम किसे कहते हैं, आप इनकी जो लिखा गया है उसके लिखने से उसके अर्थ को समझ सकते हैं कि मृतोपजीवी किसे हम कह सकते हैं। मृतोपजीवी अगर कहना चाहें, अगर एक लाइन में हम कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कुछ पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। कुछ पौधे, क्या कोई भी पौधा अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। वे अपने भोजन के लिए किसी सड़े गले पदार्थ पर आश्रित रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अगर कोई पौधा होता है, अगर वह सड़े गले या कोई जीव जंतु को हम ले लें, अगर वह किसी दूसरे पदार्थ पर या मरे हुए जो है वस्तुओं पर आश्रित रहता है तो उसी को हम मृतोपजीवी कहते हैं, ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि ये पहला आप समझ गए होंगे, ठीक ना। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें आपसे तो इसमें आप लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल होगा कुकुरमुत्ता। आपने देखा होगा, छाते के आकार का होता है, उसे आपने अपने गांव देहात में देखा होगा, और अगर नहीं देखे हैं तो जब भी आप जाइएगा तो आप वहां से देख सकते हैं कुकुरमुत्ता होता क्या है, ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगला हमारा है भैया परजीवी। देखिए, परजीवी क्या होता है। पर मीन्स दूसरे पर और जीवी मीन्स जीव होता है, ठीक ना, यानी कि जो जीव दूसरे पर निवास करे, ठीक ना। ऐसा जैसे अगर आप कहना चाहें, अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वे पौधे व जंतु, चाहे पौधा कहें या जंतु कहें, जो अपने भोजन के लिए, ठीक ना, जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव जंतुओं पर आश्रित रहते हैं, उन्हें हम
परजीवी कहते हैं, ठीक ना, उन्हें हम परजीवी कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल को देखा जाए तो इसका प्रथम एग्जाम्पल होता है अमरबेल और दूसरा एग्जाम्पल होता है जूं। जूं आप जानते होंगे, जो हम देहाती लैंग्वेज में जो बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं ढील, ठीक ना, हमारे बालों में रहता है और जब हमें काटता है तो निकाल के, जो भी महिलाएं या पुरुष होते हैं वो निकाल के मार देते हैं, तो वही सब हमारा जूं होता है, ठीक ना। ये सब जूं होते हैं, वो किसी जो है दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, इसी को हम परजीवी कहते हैं। या आपके चारपाई वगैरह में जो खटमल होते हैं उनको भी हम परजीवी कह सकते हैं, ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगला हमारा है श्वसन, ठीक ना। अगला हमारा है श्वसन। भैया श्वसन हम किसे कहेंगे, सवाल उठता है आपके एग्जाम में आ गया कि श्वसन हम किसे कहेंगे। आज का लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो, क्योंकि आज हम इस वाले चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि एक चैप्टर में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 लेक्चर से 3 लेक्चर प्रोवाइड किया जाए। अगर बड़ा होता है तो भैया फिनिश कर देंगे, अन्यथा की स्थिति में कोशिश यही है कि खत्म कर दिया जाए, ठीक ना। बात आती है हमारा कि हम श्वसन किसे कहेंगे। आपके एग्जाम्पल में आ गया कि श्वसन हम किसे कहेंगे, तो आप क्या लिखेंगे। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं प्रत्येक जीवधारी, लिखेंगे प्रत्येक जीवधारी सांस के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक ना। हम आप जितने भी इस पृथ्वी पर जीव जंतु हैं, चाहे वो कीड़े मकोड़े क्यों ना हो, मनुष्य क्यों ना हो, आपकी गाय भैंसे क्यों ना हो, मीन्स मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपके इस पृथ्वी पर, इस वायुमंडल में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, सभी ऑक्सीजन के रूप में, वायु के रूप में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ठीक ना। और जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो हमारे द्वारा निकाली गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को वो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। इसी की प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्रत्येक जीवधारी द्वारा सांस के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को निकालते हैं, इसी की प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं, ठीक ना, समझ गए आप। अच्छा, बात आती है कि कुछ जैसे श्वसन के लिए कुछ जंतुओं में और मनुष्यों में विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। जैसे अगर हम बात करें आपसे कि मनुष्यों के लिए मुख्य श्वसन अंग क्या होता है और जलीय जंतुओं के लिए श्वसन अंग क्या होता है, तो इसके लिए अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं मनुष्य, जैसे हम लोग अगर श्वसन करते हैं तो हम लोग अपने लंग्स यानी फेफड़े के द्वारा श्वसन करते हैं। अगर वही बात किया जाए कि भैया जो जंतु पानी में पाए जाते हैं वो श्वसन किस आधार पर करते हैं, तो उनका श्वसन जो होता है, उनका श्वसन होता है भैया गलफड़े, अगर इनको हम कहना चाहें तो गिल्स के द्वारा वो श्वसन करते हैं, ठीक ना। ये जलीय जंतुओं की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक ना। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जो है जैसे जो जलीय जंतु होते हैं वो गलफड़े के द्वारा यानी गिल्स के द्वारा श्वसन करते हैं, और जो मनुष्य वगैरह होते हैं वो लंग्स के द्वारा मीन्स फेफड़े के द्वारा श्वसन करते हैं। उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर कहीं समस्या है, कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट अगले वीडियो में उस कमेंट का सलूशन मैं जरूर दूंगा, ठीक ना। अच्छा, अब थोड़ा सा हमारा, अब आप इस पर आइए, जंतु और पौधे में अंतर क्या होता है। जैसे हम लोग जंतु हैं और पौधे हैं, हम में और पौधे में अंतर क्या है, यहाँ हमने उसके हेडिंग को लिख रखा है। अगर आप हेडिंग को लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मैंने हेडिंग को क्यों लिखा, अभी मैं हेडिंग भी लिखता, जब आपको समझाने की कोशिश करता तो उसके पहले मैं हेडिंग लिखने की कोशिश करता, लेकिन भैया समय आपका बच जाए, यही मेरा उद्देश्य होता है, ठीक ना। समय आपका बच जाए, यही मेरा उद्देश्य होता है। तो मैंने सबसे पहला हेडिंग आपके सामने नजर आ रहा है, मैंने लिखा है वृद्धि, ठीक ना। वृद्धि, आप वृद्धि से क्या समझते हैं, ठीक ना। जैसे अगर हम कहें आपसे कि भैया जंतु और पौधे में अंतर जो होता है उसमें पहला टॉपिक वृद्धि है, तो वृद्धि को आप हमें थोड़ा सा समझाइए कि जंतु कैसे वृद्धि करते हैं और पेड़ पौधे कैसे वृद्धि करते हैं, ठीक ना। तो आप जैसे अगर आप हम आपसे बताना चाहें तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पौधे में वृद्धि जो होती है वह विशाल रूप में होती है। आपके यहाँ पौधा लगा होगा, उस पौधे का कोई आकार नहीं होता है कि कौन सा तना किधर निकल जाए और कौन सा तना किधर निकल जाए, जड़ किधर चली जाए,
अगर कहना चाहें तो उसके जो भी पार्ट हैं वो किधर निकल जाए कुछ कन्फर्म नहीं होता, यानी कि पौधे में वृद्धि एक विशालतम रूप में होती है, ठीक ना। और अगर हम यही मनुष्य की बात करें तो मनुष्य की जो वृद्धि होती है एक निश्चित सीमा तक होती है, ठीक ना। मनुष्य की वृद्धि जो होती है एक सीमा तक होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे हमारे हाथ की 5 उंगलियां हैं, पांचों उंगलियां हमारे सिर्फ जो है जैसे जो जितना बड़ा अंगूठा होता है उतना ही बड़ा रहेगा, ऐसा नहीं है कि सारी उंगलियां एक समान हो जाएंगी। वही हमारा कहने का सेंस ये है कि जीव जंतुओं की जो वृद्धि होती है एक निश्चित सीमा तक होती है, वो निश्चित सीमा के बाद जब भी वृद्धि उसकी रुक जाती है, ठीक ना। ये आप समझ गए। अगला हमारा है संवेदना शक्ति। देखिए संवेदना शक्ति क्या होती है, जिसमें वेदना पाई जाए। संवेदना शक्ति कहने का मतलब यह है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक ना, जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें संवेदना शक्ति पाई जाती है, लेकिन मनुष्यों की अपेक्षा संवेदना शक्ति पेड़ पौधे में कम पाई जाती है। जैसे अगर यही हम बात करें संवेदना शक्ति की, तो भैया आप पेड़ पौधे को जब भी काटते हैं तो पेड़ पौधे तो बोलते नहीं कि नहीं भैया हमें मत काटिए, वो तो बोलते नहीं है कि हमें मत काटिए, लेकिन भैया दर्द का एहसास उनको भी होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे भी जो अभी जीवित रूप में हैं वो भी एक सजीव की श्रेणी में आएंगे, लेकिन अरे जो मर गए उनकी बात अलग है, जो सूख गए उनकी बात अलग है। तो हम सजीव की बात कर रहे हैं। सजीव वस्तु जितने भी होगी उसमें संवेदना शक्ति पाई जाएगी, ठीक ना, लेकिन पेड़ पौधे में संवेदना शक्ति मनुष्यों की अपेक्षा कम पाई जाती है। मनुष्य को अभी थोड़ा सा भी काटा पीटा जाए या जब चोट लग जाती है, घाव लग जाती है तो उसको दर्द बहुत होता है, लेकिन अगर वहीं पेड़ को काट दिया जाए तो उसको दर्द का एहसास होता है, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर सकता है, ठीक ना। संवेदना शक्ति उसमें पाई जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन कम पाई जाती है, ठीक ना। अच्छा, हम आप तो अपनी संवेदना व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे संवेदना व्यक्त नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अगला हमारा है, ये भी हमारा खत्म हुआ। अगला हमारा है भैया कि प्रकाश की आवश्यकता, ठीक ना। प्रकाश की आवश्यकता जरा सा आप विचार करें, प्रकाश की आवश्यकता तो पेड़ पौधों की होती है, क्या हमको भी जो है प्रकाश की आवश्यकता होती है? सोचिए, पेड़ पौधे जो होते हैं उन्हें भोजन बनाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, पौधे को बढ़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। अभी हम आप कहीं जो है सब्जी वगैरह जब बो देते हैं तो अगर वहाँ कोई पेड़ लगा रहता है तो हम लोग कहते हैं कि भैया यहाँ छाही मार रहा है, नहीं होगा, ठीक ना। तो वही कहने का मतलब ये है कि किसी भी पेड़ पौधे को बढ़ने के लिए, वृद्धि के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन हमें आपको बढ़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक ना। तो उम्मीद है कि ये भी आप समझ गए होंगे। अगला हमारा है प्रकाश की आवश्यकता समझ गए, भोजन। भोजन जरा सा आप विचार करें कि जीव अपने भोजन के लिए पौधे का उपयोग करता है, हम आप हैं, ठीक ना। अगर हम आपकी बात करें तो हमें आपको भोजन के लिए पेड़ पौधे पर आश्रित रहना पड़ता है, ठीक ना। भोजन के लिए पेड़ पौधे पर आश्रित रहना पड़ता है। क्या पेड़ पौधे, जबकि जो है जीव अपने भोजन के लिए, जैसे हम आप अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे पर आश्रित रहते हैं, लेकिन पौधा हमारे ऊपर आश्रित नहीं रहता है, ठीक ना। पौधा हमारे ऊपर आश्रित नहीं रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि भोजन जो है जीव अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे पर आश्रित रहते हैं, लेकिन वही पौधा होता है वो मेरे ऊपर आश्रित नहीं रहता है, पौधों के लिए यह आवश्यकता नहीं होती है, ठीक ना। उम्मीद है कि ये भी आप समझ गए होंगे। अब लास्ट में बात आती है भैया स्थान, ठीक ना। स्थान क्या होता है? पौधे एक ही स्थान पर रहकर बड़े हो जाते हैं। जैसे आपने पौधे को लगाया, ठीक ना, आपने अपने घर पर आम के पेड़ को लगाया, तो का पेड़वा जो लगाएंगे वो चलता रहेगा, चल फिर कर बढ़ता है, आज यहाँ चला गया, कल वहाँ चला गया, परसों वहाँ चला गया, ऐसे बढ़ जाता है? नहीं, ऐसे नहीं बढ़ता है। हम पेड़ को जहाँ लगा देते हैं वहीं वह लाइफ टाइम रहकर वह मर जाता है, ठीक ना, लेकिन वह चलता फिरता नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि पौधा एक ही स्थान पर रहकर
वह बड़ा हो जाता है। लेकिन मनुष्य जो है, मनुष्य आज कहीं यहाँ है, परसों यहाँ है, नरसों यहाँ है, ऐसे चलकर पूरे जीवन पर्यंत जो है वह चलता फिरता रहता है और वह वृद्धि करता रहता है। ठीक ना, ये भी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब लास्ट में हम आपसे बात करते हैं, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यही लास्ट में हमारा आता है भैया कि जो है, अच्छा एक चीज मैंने आपको नहीं बताया, ये जो है पत्तियों का हरा रंग होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। यह कंपटीशन लेवल का जो है क्वेश्चन है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जो पत्तियां हरे रंग की दिखाई पड़ती हैं वह क्लोरोफिल के कारण हरी दिखाई पड़ती हैं। इसे आप कहीं कॉर्नर पर नोट कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। ठीक ना, अब बात आती है कि आपके सामने यहाँ लिखा है थलचर। ठीक ना, यहाँ लिखा है भैया कि थलचर हम किसे कहेंगे। थल माने आप समझ रहे होंगे कि थल हम किसे कह सकते हैं। देखिए, अगर हम थल की बात करें तो थल मीन्स हमारा जमीन होता है। ठीक ना, थल मीन्स जमीन होता है। वे जीव जंतु जो जमीन पर रहते हैं, जो जमीन पर पाए जाते हैं, उन्हें हम थलचर कहते हैं। ठीक ना, उन्हें हम थलचर कहते हैं। तो जमीन पर क्या पाए जाते हैं, आपके पास इतना दिमाग है, आप स्वयं समझ सकते हैं कि जमीन पर काका पाए जाते हैं। ठीक ना, जैसे अगर हम यहाँ बात करें जमीन पर क्या क्या पाए जाते हैं, तो हमारा कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गई, मनुष्य हो गए, सब कुछ ये जमीन पर पाए जाते हैं। ठीक ना, अगर यही हम जलचर की बात करें तो जलचर मीन्स जो जल में पाए जाते हैं, जो जल में पाए जाते हैं वही हमारे जलचर प्राणी कहलाते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो मछली जो आपकी होती है वह हमेशा जल में होती है, वह जल की रानी कही जाती है। आपने पढ़ा भी होगा कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ठीक ना, उम्मीद है कि ये भी आप समझ गए होंगे। अगला हमारा है भैया उभयचर। उभयचर हम किसे कहेंगे। उभय मीन्स जो जल और थल दोनों जगहों पर पाया जाए, जो जल और थल दोनों जगहों पर पाया जाए वही हमारा उभयचर होता है। ठीक ना, जैसे अगर हम इसमें बात करें, आपके यहाँ आपने कछुआ देखा होगा। ठीक ना, कछुआ देखा होगा, मेढक देखा होगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जो दोनों जगहों पर अपना निवास कर लेते हैं। अगर उन्हें जल मिल गया तो वाह वाह, जो है अगर उन्हें थल मिल गया तो वाह वाह। उनके लिए दोनों जगहों पर इन्वायरमेंट जो है अच्छा होता है, चाहे जहां वो रहकर अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। ठीक ना, और यही लास्ट में बात करें नभचर। अरे नभ मीन्स आप समझते होंगे, नभ मीन्स आकाश होता है। जो जीव जंतु नभ में विचरण करते हैं उन्हें हम नभचर कहते हैं, यानी आकाश में जो विचरण करते हैं उन्हें हम नभचर कहते हैं। नभचर में हमारे कीट पतंगे आएंगे, जो भी होंगे, जैसे कीट हुए, पतंगे हुए, गौरैया हुई, और जो है गिद्ध हो गए, चिड़िया, आप मान लीजिए चिड़िया जितनी भी होंगी, कौवा हो गया, ये सब हमारे जो है नभचर के तहत आएंगे। अच्छा, अब बात आती है कि हमने नहीं लिखा है कि जैसे कहा जाता है भैया कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज हम क्यों कहते हैं। ठीक ना, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज हम क्यों कहते हैं, तो थोड़ा सा आप अगर इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ऊंट को हम रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं। जैसे ऊंट होता है, ऊंट को अगर कहा जाए कि रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, आपके एग्जाम में आ गया कि रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ठीक ना, किसे, नीचे 4 ऑप्शन दे दिया गया, उसमें आपको ऊंट भी रहेगा, तो आपको ऊंट पर क्लिक करना है, ऊंट को टिक करना है। ऊंट को अच्छा क्यों कहते हैं, देखिए ऊंट को हम इसलिए कहते हैं, रेगिस्तान में पानी की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक ना, पानी की मात्रा कम पाई जाती है। ऊंट जो होते हैं वो उनके पास कुबड़ होती है, उनको जब पानी मिलता है, भोजन मिलता है, तो अपने कुछ दिन के लिए जो है, कुछ दिन के लिए भोजन को एकत्र कर लेते हैं, और भोजन को एकत्र करने के बाद जो है उसी भोजन से कई महीनों तक अपने काम चलाते रहते हैं। ठीक ना, जैसे अगर एक शब्द में कहा जाए कि रेगिस्तान का जहाज इसलिए, देखिए ऊंट के पैर लंबे तथा गद्दीदार भी होते हैं, उनको रेत में चलने के लिए जो सुटेबल होते हैं। ठीक ना, अभी हमें और आपको अगर रेत में चलने के लिए कहा जाए तो बड़ी असुविधा होगी। ऊंट के पैर गद्दीदार होने के नाते उन्हें जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। और रेगिस्तान में वैसे भी आप जानते होंगे कि पानी इत्यादि की मात्रा कम पाई जाती है। इन्हीं के कारण ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं, इसी के कारण हम इन्हें
ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो आज यह चैप्टर मैं यहीं फिनिश कर रहा हूँ, यह लेक्चर यहीं फिनिश कर रहा हूँ। अभी मैं देखूंगा कि आगे और कुछ अगर बचा होगा तो मैं आगे कंटिन्यू करने का प्रयास करूंगा, अन्यथा की स्थिति में मैं चलूंगा अपने अगले चैप्टर पर। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक ना, थैंक्स, धन्यवाद।